नमस्कार मित्रों, मैं हूं हीराराम चौधरी, व्याख्याता भूगोल। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आ रहा हूं। प्राथमिक व्यवसाय, प्राइमरी ऑक्यूपेशन, कक्षा 12 आरबीएससी भूगोल पार्ट 8 का कंप्लीट वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को आप लाइक व शेयर जरूर करें ताकि आपके अन्य मित्र भी इसका फायदा उठा सकें। तो आज का पाठ शुरू करने के लिए चलते हैं अपन कंप्यूटर स्क्रीन पर। प्राथमिक व्यवसाय अपना 8वां पाठ है। इससे पहले हमने पाठ 7 में विभिन्न व्यवसायों के बारे में पढ़ा था। तो आज हम प्राथमिक व्यवसाय के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। प्राथमिक व्यवसाय, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि विभिन्न प्रकार के व्यवसाय, उसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम सभी व्यवसाय की परिभाषा और उनका अर्थ हमने संक्षिप्त में पढ़े थे। आज हम प्राथमिक व्यवसाय को डिटेल से पढ़ेंगे। प्राथमिक व्यवसाय क्या है, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, यानी जिन व्यवसायों में मनुष्य जो है प्रकृति प्रदत्त जो विभिन्न संसाधन हैं, जैसे जल है, वनस्पति है, खनिज है, उनका सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो उसे हम प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि मानव द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं के आधार पर मुख्य व्यवसायों की जानकारी प्राप्त की थी हमने इसमें। और इस अध्याय में हम प्रमुख प्राथमिक व्यवसाय कौन कौन से हैं उनका हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो प्रमुख जो है प्राथमिक व्यवसाय कौन कौन से हैं? आखेट, संग्रहण, मछली पकड़ना, पशुचारण, कृषि, लकड़ी काटना, तो प्राथमिक व्यवसाय में प्रथम हम जो लेते हैं वो आखेट। आखेट का मतलब क्या होता है? शिकार करना। ये जो है विश्व का सबसे प्राचीन व्यवसाय माना जाता है। यानी प्राचीन आदिकाल में मनुष्य जो जंगलों में रहता था और शिकार करके अपना पेट पालता था। आखेट की प्रक्रिया अपनाते हुए व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर भोजन, वस्त्र, निवास के लिए साधन जुटाते हैं। अति शीत व अत्यधिक जो गर्म प्रदेश होते हैं उनमें रहने वाले लोग आखेट द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। ये कार्य कठोर जलवायु दशाओं में घुमक्कड़ जीवन जीने वाले लोगों द्वारा किया जाता है। घुमक्कड़ मतलब जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में कुछ समय तक रहने के बाद में दूसरी जगह चले जाते हैं। आखेटक लोग क्या करते हैं? आखेट के लिए विभिन्न प्रकार के जो नुकीले औजार हैं, विषाक्त बाण हैं, फंदू, ये आखेट में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के औजार हैं, इनका प्रयोग ये करते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? अवैध शिकार के कारण जीवों की कई प्रजातियां या तो खत्म हो गई या फिर उनके क्षेत्र जो है सीमित हो गए हैं। वर्तमान में किन किन क्षेत्रों में देखो आखेट किया जाता है? कनाडा के टुंड्रा और टैगा प्रदेशों में एस्किमो जनजाति द्वारा आखेट किया जाता है। उत्तरी साइबेरिया में बसने वाले सेमोयड, तुंग, याकूत, माएत, चकची, कोरियाक आदि जनजातियों द्वारा भी आखेट किया जाता है। कालाहारी जो मरुस्थलीय प्रदेश है वहां पर बुशमैन जो जनजाति है उसके द्वारा, कांगो बेसिन क्षेत्र में पिग्मी जनजाति द्वारा,
मलाया में शेमांग व सकई जनजाति द्वारा, बोर्नियो में पुनान द्वारा और न्यू गिनी में पोपुआन द्वारा, अमेजन बेसिन में जिवारो व यागुआ जनजाति द्वारा आखेट किए जाते हैं। अब दूसरा जो है संग्रहण। संग्रहण का मतलब विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री को एकत्रित करना। खाद्य संग्रहण जो है मनुष्य का, ये भी एक प्राचीन व्यवसाय है और आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा लाभप्रद नहीं है, निम्न क्रम का है। इस व्यवसाय में संलग्न लोग क्या करते हैं, जंगलों से फल, कंदमूल, नट्स, बेरी, जड़ों, पत्तों आदि का संग्रहण करते हैं। आधुनिक काल में भोजन संग्रहण के कार्य का कुछ भागों में व्यवसायीकरण भी हो गया, यानी व्यावसायिक रूप से ये काम किया जाने लगा है वर्तमान में। पहले केवल अपना जीवन यापन के लिए करते थे। ये लोग कीमती पौधों की पत्तियां क्या करते हैं, पत्तियां है, छाल है एवं औषधीय पौधों को सामान्य रूप से उनको संशोधित संश्लेषित करके बाजार में बेचकर इस जो है संग्रहण को एक व्यावसायिक रूप दे दिया गया है। विश्व स्तर पर संग्रहण का महत्व अधिक नहीं है। इन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त उत्पाद विश्व व्यापार में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो कंपटीशन में ये एक छोटा सा कार्य अन्य कार्यों के साथ में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता है। अब संग्रहण व्यवसाय के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, देखो। मलाया प्रायदेश में सेमांग व सकई जनजाति द्वारा संग्रहण का काम किया जाता है। अमेजन बेसिन में बोरो जनजाति द्वारा, कौन सी जनजाति, बोरो। कालाहारी क्षेत्र में बुशमैन। तो मित्रों ध्यान रखना कौन से क्षेत्र में कौन सी जनजाति द्वारा ये कार्य किए जाते हैं। एग्जाम में कोई छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है इससे संबंधित। पर्वतीय क्षेत्रों में भी संग्रहण का कार्य वहाँ के जो आदिवासी लोग जो रहते हैं उनके द्वारा किया जाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया के भागों में भी संग्रहण का काम किया जाता है। दूसरा जो कार्य है प्राथमिक व्यवसाय, अगला जो है मछली पकड़ना। ये व्यवसाय भी प्राचीन काल से मनुष्य द्वारा किया जा रहा है। मछलियां कहाँ कहाँ पाई जाती है, तालाबों हैं, पोखरों हैं, नदियों, नालों, झीलों और तटवर्ती सागरों से मछलियों को पकड़ने का काम प्राचीन काल से लोगों द्वारा किया जा रहा है। इस व्यवसाय में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मछलियों को पकड़ते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मछलियों के भोजन के अलावा मछलियों से क्या मिलता है, देखो तेल है, चमड़ा है, ये प्राप्त करते हैं। तो इस मछलियों को दुधारू पशुओं को खिलाने व खाद बनाने आदि विभिन्न कामों में भी लिया जाता है। यानी केवल खाने ही नहीं, इसके अलावा इनसे तेल, मछली से तेल बनता है, मछली का तेल, इसका चमड़ा भी बहुत ही उपयोगी है। और इसके अलावा मछलियों को दुधारू पशुओं को खिलाने और मछलियों को सड़ा गलाकर खाद बनाने के लिए भी काम में लिया जाता है। समुद्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ठंडी और गर्म धाराओं के मिलन स्थलों पर ये मछलियां पकड़ने का काम बहुतायत में किया जाता है। विश्व में मछली पकड़ने के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, देखो। उत्तरी प्रशांत महासागर का जो तटवर्ती क्षेत्र है वहां पर, उत्तरी अटलांटिक तटीय अमेरिकन क्षेत्र में, उत्तरी पश्चिमी यूरोपियन क्षेत्र में और जापान सागर क्षेत्र में। तो ये मछली पकड़ने की कुछ पिक्स जो है इसमें आप बताई गई है कि किस प्रकार मछलियों को पकड़ा जाता है, किस प्रकार झाल डालकर पकड़ा जाता है। अगला जो है प्राथमिक व्यवसाय वो है पशुचारण, यानी पशुओं को चराना। आकेट व संग्रहण से जीवन यापन नहीं हो पाने के कारण मनुष्य ने
पशुपालन व्यवसाय को अपने प्राथमिक व्यवसाय में शामिल किया। ये बाद के क्रम का व्यवसाय है। पशुओं से देखो भोज्य पदार्थ, चमड़ा और ऊन प्राप्त किए जाते हैं। यह व्यवसाय मुख्यतः उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां कैसी जलवायु होती है, उष्ण व शुष्क अथवा शीतोष्ण, यानी न तो ज्यादा ठंडा न ज्यादा गर्म, और शुष्क प्रदेश जो होते हैं वहां पर ये पशुपालन का काम, पशुचारण का काम ज्यादा किया जाता है। और वहाँ इन क्षेत्रों में धरातल जो है अधिकांशतः ऊबड़ खाबड़ या पर्वतीय होता है। तो ये पशुचारण का एक चित्र है जिसमें सूडान में ऊंट पालन, ऊंटों को चराने के लिए ले जाया गया है, उसका एक पिक है। पशुपालन के मुख्य क्षेत्र, पशुपालन किन किन क्षेत्रों में किया जाता है? देखो, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, मरुस्थलीय क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान ये कहाँ है? सूडान में सवाना, वेनेजुएला में लानोस, ब्राजील में कंपास। ये घास के मैदानों के नाम हैं किन किन क्षेत्रों में। ये छोटे प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि कंपास घास के मैदान कहाँ पर है? तो ब्राजील। लानोस कहाँ है? तो वेनेजुएला। सवाना सूडान में। तो दक्षिण अफ्रीका में पार्कलैंड नाम से इन घास के मैदानों को जाना जाता है, जहां पर बहुतायत में पशुचारण किया जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में देखो घास के मैदानों के क्या नाम है जहां पर पशुचारण किया जाता है? तो रूस में है स्टेपिस, और अमेरिका में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। इन नाम से इन घास के मैदानों को जाना जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र, हम राजस्थान के निवासी है तो हम अच्छे से परिचित हैं। तो हमारे यहाँ पे भी मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, जहाँ पर लोग पशु चराने के लिए भेड़, बकरी, गाय, भैंस ले जाते हैं। कालाहारी मरुस्थल, अरब मरुस्थल। तो इन मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी पशुचारण का काम किया जाता है। अगला है पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्रों में भी कुछ आदिम जनजाति और प्राचीन काल से भी लोगों द्वारा पशुचारण किया जा रहा है। पशुचारण के विभिन्न प्रकार देखो, सबसे पहले चलवासी पशुचारण। चलवासी का मतलब लोग जो है कुछ समय तक एक क्षेत्र में पशुचारण का काम करते हैं, वहां ऋतु परिवर्तन या चारे की कमी के कारण वो अन्य स्थानों में पशुचारण के लिए जाते हैं। तो ये व्यवसाय आदिम ढंग का होता था, यानी प्राचीन काल में ये होता था, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं होता था। तो ये केवल जीवन निर्वाह के लिए किया जाता था, यानी व्यावसायिक रूप नहीं था। पशु मुख्यतः प्राकृतिक वनस्पति पर आश्रित थे, यानी पशुओं को चारे के रूप में प्रकृति प्रदत्त जो चारा था वही मिलता था। मानव द्वारा स्वयं उसको सिंचाई करके नहीं उगाया जाता था। भूमि का विस्तृत उपयोग, यानी बहुत बड़े लंबे क्षेत्र में जंगल में पशुओं को चराते थे, और इन लोगों की संपत्ति जो थी वो पशु ही थे, उन्हीं से अपना पेट पालन करते थे। ये लोग चारे की प्राप्ति के लिए ऋतुओं के अनुसार पशुचारण करते थे, यानी ऋतु परिवर्तन के अनुसार एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जहां चारा उपलब्ध हो सके वहां चले जाते थे। दक्षिण पश्चिम एशिया, अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में ऊंट, अरब प्रायद्वीप, इराक, ईरान, अफगानिस्तान आदि देशों में भेड़, बकरी, गाय, घोड़े, गधे, खच्चर इनका पालन, और मध्य एशिया में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में याक व टुंड्रा प्रदेशों में रेंडियर व कैरिबू आदि पाले जाते हैं। पिछली एक सदी के दौरान उत्तरी व दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में चलवासी पशुचारण का जो है सीन है, दृश्य है, वो काफी परिवर्तित हुआ है, यानी व्यावसायिक रूप लिया है।
दूसरा देखो व्यावसायिक पशुचारण। चलवासी पशुचारण हमने कहा यह आदिम प्रकृति का है, ये केवल पेट पालन के लिए किया जाता था। अब वाणिज्यिक पशुचारण में पेट पालन के साथ साथ में उन पशुपालन से जो विभिन्न प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है उनको बेचकर इसको व्यावसायिक रूप दिया गया। तो ये एक पिक है न्यूजीलैंड में व्यावसायिक पशुचारण। ये अधिक व्यवस्थित और पूंजी प्रदान व्यवसाय है, यानी इससे धन पैसे हमें मिलते हैं और व्यवस्थित ढंग से ये व्यवसाय किया जाता है। तो पशुओं के लिए इसमें बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, रेंच कहते हैं। बड़े बड़े फार्म यानी खेत बनाए जाते हैं जहां पशुओं को चराया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, रेंच। पशु उत्पादों को वैज्ञानिक ढंग से संशोधित एवं डिब्बाबंद करके व रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करके विश्व बाजार में निर्यात कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, आर्थिक लाभ होता है। इसी कारण से इसको हम वाणिज्यिक पशुचारण कहते हैं। इसमें मुख्य ध्यान जो है पशुओं के प्रजनन, जननिक सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण व व्यावसायिक पशुपालन मुख्यतः शीतोष्ण प्रदेशों में किया जाता है। चलवासी पशुचारण और व्यावसायिक पशुचारण में देखो अंतर क्या है। अभी हमने दो प्रकार के पशुचारण पढ़े हैं। चलवासी पशुचारण तो ये चारे व पानी की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, जबकि व्यावसायिक पशुचारण में क्या होता है, एक निश्चित स्थान पर खेत बनाया जाता है जिसे हमने कहा रेंच। उसमें पशुओं को चराते हैं और पशुओं को बाड़ों में रखा जाता है, बाड़ा बना के। दूसरा, पशु प्राकृतिक रूप से पाले जाते हैं। चलवासी पशुचारण में उनकी विशेष कोई देखभाल नहीं की जाती, यानी प्रकृति द्वारा जो घास चारा होता है वही पशु चरते हैं और उनकी अलग से कोई देखभाल नहीं की जाती है। और यहाँ पशुओं को वैज्ञानिक ढंग से पाला जाता है और उनकी अच्छे से देखभाल की जाती है। तीसरा, चलवासी पशुचालक जीवन निर्वाह की एक आर्थिक क्रिया है, यानी केवल अपना पेट पालने के लिए पशु पालते हैं। ये व्यापार आधारित क्रिया है, यानी व्यापारिक पशुचारण में पेट पालने के अलावा उनका उद्देश्य व्यापार करना भी होता है। और चलवासी पशुचारण ये पुरानी दुनिया तक सीमित है, यानी प्राचीन समय में आदिम जनजाति द्वारा ही इस प्रकार का व्यवसाय अधिकांशतः किया जाता था। और व्यापारिक पशुचारण जो है ये मुख्यतः नई दुनिया के देशों में प्रचलित है, यानी सब जगह जो हाई टेक्नोलॉजी वाले देश हैं वहां पर ये व्यापारिक पशुचारण अधिक किया जाता है। अब अगला जो है प्राथमिक व्यवसाय वो है कृषि, एग्रीकल्चर। प्राथमिक स्तर की आर्थिक क्रिया में कृषि का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये सबसे अधिक प्रचलित व्यवसाय है। प्राथमिक व्यवसाय में सबसे अधिक प्रचलित व्यवसाय कृषि है। विश्व के भोजन के मुख्य स्रोत कृषि द्वारा भोजन की लगभग 71% आवश्यकताएं किससे प्राप्त होती है, कृषि से। विकासशील देशों में कृषि जो है एक प्रमुख व्यवसाय भी है। कृषि का बदलता स्वरूप वर्तमान में विकास, मानव सभ्यता के विकास का प्रतीक है। कृषि का बदलता स्वरूप और इसका विकास होना मानव सभ्यता के विकास का, डेवलपमेंट का एक प्रतीक है कि मानव का विकास हो रहा है। जैसे जैसे कृषि का स्वरूप बदल रहा है उससे हमें ये पता चलता है। विश्व में पाई जाने वाली
विभिन्न भौतिक, सामाजिक, आर्थिक दशाएं कृषि कार्य को प्रभावित करती है। इस प्रभाव के कारण संसार में विभिन्न कृषि प्रणालियां देखी गई, यानी विभिन्न प्रकार से कृषि की जाती है अलग अलग क्षेत्रों में। तो कृषि की कौन कौन सी प्रणाली हैं? स्थानांतरित कृषि सबसे पहला जो है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि क्या है? इसमें जो है लोग जो है वनों को जला देते हैं और भूमि को साफ किया जाता है और उस भूमि पर कृषि की जाती है। ये कृषि आदिम जनजाति के लोगों द्वारा ज्यादा की जाती रही है। तो स्थानांतरित कृषि जो है प्राचीन समय से ही की जा रही है। इसमें क्या कर दिया जाता है, बड़े से क्षेत्र में पेड़ पौधे जो होते हैं उनको जला दिया जाता है और फिर उन पेड़ पौधों की जो जली हुई राख होती है वो खाद के रूप में काम आती है और उस भूमि पर वो खेती करते हैं। तो ये आदिम जनजाति लोगों द्वारा की जाती थी। 2 से 3 वर्षों में उस भूमि में उर्वरता शक्ति खत्म हो जाती थी, तो फिर वो अन्य नए क्षेत्र में वैसे ही खेत तैयार करके वहां खेती करते थे। इसी कारण से खेत बदलते रहते हैं हर 2-3 साल बाद में। इसी कारण इसका नाम क्या है, स्थानांतरित कृषि। तो भारत में भी इस प्रकार की कृषि की जाती है। पूर्वी राज्यों में जहां अत्यधिक पेड़ पौधे और वनों का प्रतिशत ज्यादा है, वहां पर जंगलों में लोग इस प्रकार की खेती करते हैं, जिसका नाम क्या है, झूमिंग कृषि। भारत में इस स्थानांतरित कृषि का नाम क्या है, झूमिंग कृषि। तो ये नाम याद रखना कि किन किन क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि के क्या नाम है। अमेरिका और मैक्सिको में इसको क्या कहते हैं, मिल्पा। मलेशिया और इंडोनेशिया में लदांग, तथा वियतनाम में स्थानांतरित कृषि का नाम क्या है, रे। वर्तमान में इसमें कौन कौन सी कृषि महत्वपूर्ण है? धान, स्थानीय मोटे अनाज, मक्का, ज्वार, बाजरा, दालें, तिलहन, ये सब फसलें पैदा की जाती है स्थानांतरित कृषि के तहत। अब दूसरी कृषि है आदिम स्थायी कृषि। है तो ये भी प्राचीन, लेकिन अब वो एक जगह से दूसरे जगह स्थान परिवर्तित नहीं करते हैं, एक ही जगह पर कृषि करते हैं। इस कारण से इसको स्थायी कृषि कहते हैं। तो वही जो है स्थानांतरित कृषि है वो धीरे धीरे स्थायी रूप से होने लगी, तो इसको क्या कहेंगे, आदिम स्थायी कृषि कहते हैं। इसमें भूमि को साफ करके मिट्टी की जुताई ढंग से की जाती है और जो भी जितना जल उपलब्ध होता है उसे सिंचाई करने का प्रयास भी किया जाता है और इसके साथ में महत्वपूर्ण बात है पशुपालन भी किया जाता था। स्थानांतरित कृषि में जो अधिकांश जो है कृषि के माध्यम से ही अपना पेट पालन करते थे और इनमें आदिम स्थायी कृषि में साथ साथ में पशुपालन भी किया जा रहा है। इस कृषि का विस्तार उत्तरी पूर्वी भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, मध्य इंडीज, इन देशों में भी है। अब तीसरी जो है जीवन निर्वाह कृषि। भोजन की आवश्यकताओं के साथ साथ अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कृषि का ये प्रकार है जो जीवन निर्वाह यानी पेट पालन के लिए की जाती है। कृषि भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव होने के कारण भूमि की गहनतम उपयोग करने के लिए इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसमें किया जाता है वर्ष में 2 या 3 फसलें ली जाती है ताकि उस भूमि का अधिकतम उपयोग लिया जा रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है और भोजन की आवश्यकताएं भी बढ़ती जा रही है। इस कारण से जमीन तो सीमित है, तो उसी जमीन पर 2-2, 3-3 फसलें ली जाती है। मानवीय श्रम का पूर्ण उपयोग के साथ साथ कृषि यंत्रों का प्रयोग भी इसमें किया जाता है। उन्नत बीजों, रासायनिक उर्वरकों, खाद बीजों, कीटनाशक आदि का प्रयोग करके उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाती है
मुख्यतः खाद्यान्नों का उत्पादन इसमें किया जाता है। जीवन निर्वाह कृषि को भी दो भागों में बांटा गया है, चावल प्रधान जीवन निर्वाह कृषि और गेहूं प्रधान जीवन निर्वाह कृषि। चावल प्रधान में यानी कि उसमें जो प्रमुख फसल होती है चावल होती है, और गेहूं प्रधान जीवन निर्वाह कृषि में प्रमुख फसल जो होती है वो गेहूं होती है। अब कृषि का अगला जो रूप है वो है विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि। वास्तव में जब जीवन निर्वहन कृषि ने विस्तृत निर्वहन का रूप ले लिया तो कृषि उत्पादन व्यावसायिक दृष्टि से किया जाना लगा। इस प्रकार की कृषि विकसित देशों में जहां भूमि अधिक व जनसंख्या कम है वहां पर की जाती है। तो विस्तृत वाणिज्यिक कृषि जो है उसमें कृषि जो है विस्तृत भूजोतों पर की जाती है, यानी बड़े बड़े खेतों पर की जाती है। खेत तैयार करने से फसल काटने तक का समस्त कार्य जो है मशीनों के माध्यम से किया जाता है। तो इसी कारण से इसका नाम क्या है, विस्तृत वाणिज्यिक कृषि। इस प्रकार की कृषि में मुख्य फसल जो है गेहूं है, और इसके अलावा जौ, जई, राई, तिलहन ये फसलें भी बोई जाती है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में इस प्रकार की कृषि अधिकांशतः की जाती है। यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया का जो बीच वाला भाग है वहाँ स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपास, दक्षिण अफ्रीका के वेल्डस और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स तथा न्यूजीलैंड के कैंटरबरी के जो मैदानी भाग है वहां पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। अब अगला जो कृषि का रूप है वो है बागाती कृषि। इस प्रकार की वाणिज्य कृषि का विकास जो है कहां पर हुआ, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उपनिवेश काल में यूरोपीय लोगों द्वारा किया गया। यूरोपीय विशेष तौर से इंग्लैंड के जो है उपनिवेश बहुत सारे देशों पर स्थापित किए गए थे, तो उस समय इस प्रकार की कृषि उपनिवेश स्थापित करने वाले जो देश थे वो अपने यहाँ से इस प्रकार की टेक्नोलॉजी लाए और अपने जो अधीन देश थे वहां पर इस प्रकार की खेती करवाने लगे। इनका मुख्य उद्देश्य यूरोपीय देशों को वे जरूरी सामान और उपजें उपलब्ध कराना था जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु में ही पैदा हो सकती है, यानी उनके यहाँ जो पैदा नहीं होती थी और जो इनके अधीन देश थे वहां पैदा हो सकती है, तो वो वहीं पैदा करवा के फिर उसको अपने देश में ले जाते थे। तो ब्रिटेन वासियों ने क्या किया, देखो अपने यहाँ ने भारत व श्रीलंका में चाय के बागान लगाए, यहाँ चाय पैदा करके फिर अपने यहाँ इंग्लैंड ले जाने लगे। मलेशिया में रबड़ के बागान लगवाए एवं पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना एवं केले के बागान विकसित किए गए। तो ये विभिन्न प्रकार के बागान बगीचे लगाकर खेती की जाती थी, तो इसको बागाती कृषि कहते हैं। ये तो इंग्लैंड वासियों ने। फ्रांस वालों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए, वहां क्या किया, फ्रांस वासियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी व कोकोआ का रोपण किया, इसकी पैदावार की। अमेरिका ने क्या किया, फिलीपींस में नारियल व गन्ने के बागान लगवाए। ब्राजील में कई यूरोपीय देशों ने कहवा के बागान लगाए, और इन कहवा के बागानों को किस नाम से जाना जाता है, फेजेंडा। तो याद रखना, ये छोटा प्रश्न कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि ब्राजील के कहवा के बागानों को किस नाम से जाना जाता है, फेजेंडा। इस प्रकार की कृषि में भारी पूंजी निवेश किया जाता है, उच्च प्रबंध मैनेजमेंट अच्छा होता है इसमें, और अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, और बड़ी साइंटिफिक मेथड से खेती की जाती है, और बड़ी संख्या में श्रमिकों की भी आवश्यकता इसमें रहती है। इनसे उद्योगों को कच्चा माल मिलता है, यानी बागाती कृषि से जो विभिन्न प्रकार के उद्योग चलते हैं उनको रॉ मटेरियल कच्चा माल मिलता है। इलायची, काली मिर्च, गन्ना, रबड़, चाय, कहवा, नारियल,
केला, ये प्रमुख बागाती फसलें हैं। इस प्रकार की कृषि इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण पूर्वी भारत, दक्षिणी चीन, म्यांमार, कंबोडिया, फिलीपींस, श्रीलंका, मध्य अफ्रीका, ब्राजील, फिजी, क्यूबा और हवाई द्वीपों में की जाती है। अब अगली जो है वो है मिश्रित कृषि। इस कृषि में फसलें उगाने व पशुओं को पालने का दोनों काम साथ में किया जाता है, फसल और पशु चराना, पशुओं को पालना। तो इस कारण से इसका नाम क्या है, मिश्रित कृषि। इसमें क्या होता है, गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, सोयाबीन आदि चारे की फसलें ज़्यादा बोई जाती है ताकि वो पशुओं को चराने के लिए काम में आ जाए और भोजन के रूप में भी मनुष्य के काम आ जाए। फसलों के साथ कौन कौन से पशुपालन किया जाता है, भेड़, बकरी, सुअर, मवेशी, मुर्गी, मवेशी यानी गाय, भैंस आदि पाले जाते हैं। उत्तम कृषि विधियों का प्रयोग किया जाता है इसके तहत, और उत्तम परिवहन, विश्वसनीय वर्षा से इस कृषि को काफी सहायता मिली है। अगला जो है कृषि का प्रकार है वह दुग्ध कृषि। ये कृषि का एक विशिष्ट तरीका है, खास तरीका है। इसमें दूध देने वाले पशुओं के प्रजनन, पशुचारण और नस्ल सुधारने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें पशुओं की देखभाल वैज्ञानिक तरीकों से की जाती है। दूध दोहने और उसको परिष्कृत करने की क्रियाओं सभी को मशीनों द्वारा किया जाता है। तो ये बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी वाली कृषि है। एक तरह से पशुपालन ही है जिसमें पशुओं के नस्ल सुधार और उनको दूध दोना, चारा डालना, सारा काम मशीनों के द्वारा किया जाता है। डेयरी कृषि कार्य नगरीय व औद्योगिक क्षेत्रों के समीप किया जाता है, यानी इसी दूध को डेयरी पर आगे बेचा जाता है, तभी तो धनोपार्जन होगा। जो इस प्रकार की कृषि करने वाले हैं उनकी आजीविका चलेगी और व्यावसायिक रूप भी इसको दिया जाता है। ये क्षेत्र जो है दुग्ध व अन्य डेयरी उत्पादों के अच्छे बाजार हैं, यानी कौन, नगर और औद्योगिक केंद्र। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, डेनमार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में डेयरी फार्मिंग ने इससे एक उद्योग का रूप ले लिया है, यानी डेयरी फार्मिंग एज ए इंडस्ट्री काम कर रहा है। अगला जो है ट्रक कृषि। ये भी कृषि का एक विशिष्ट प्रकार है जिसमें साग सब्जियों की कृषि की जाती है, यानी सब्जियां उगाई जाती है और इन वस्तुओं को प्रतिदिन ट्रकों में भरकर निकटवर्ती नगरीय बाजारों में ले जाकर बेच दिया जाता है। तो इसी कारण से इसका नाम क्या है, ट्रक कृषि। बाजार से कृषि क्षेत्र की इस दूरी इस बात पर निर्भर करती है कि ट्रक द्वारा रात भर चलने में कितनी दूरी तय की जाती है, इसलिए इस कृषि का नाम क्या है, ट्रक कृषि। यानी बाजार जितने निकट होते हैं उतनी ये कृषि ज़्यादा फायदेमंद रहती है। सर्वप्रथम इस प्रकार की कृषि का शुभारंभ संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। तो सबसे पहले ट्रक कृषि की शुरुआत कहाँ हुई, अमेरिका। और तेजी से बढ़ते महानगरों व औद्योगिक क्षेत्रों में ताजी सब्जियों की मांग अधिक होने के कारण इस प्रकार की कृषि का तेजी से प्रसार हुआ। इस कृषि का नगरीकरण से गहरा संबंध है। भारत में नगरीकरण तेजी से बढ़ा है। अधिकांश जनसंख्या जो है शाकाहारी होती है इस प्रकार की कृषि में, इसलिए देश में बढ़ती सब्जियों की मांग के कारण इस प्रकार की कृषि विकसित हुई। अगले जो कृषि का रूप है वो है फलोद्यान कृषि। ये कृषि का विशिष्ट रूप है। ये भी एक, इसमें ट्रक फार्मिंग की तरह ही साग सब्जियों की जगह क्या किया जाता है, फल एवं फूलों की कृषि की जाती है। इसी कारण इसका नाम क्या है, फलोद्यान, यानी फलों और फूलों के उद्यान, बगीचे लगाए जाते हैं। इनकी मांग भी अधिकांश नगरों और शहरों के आसपास रहती है। विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के फल उगाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में केला, आम, नारियल, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सेब, नाशपाती और भूमध्य रेखा के क्षेत्रों में
भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में नींबू, नारंगी, संतरा, अंगूर आदि फलों की खेती की जाती है। एक पिक है भूमध्य सागरीय प्रदेश में अंगूर की कृषि। ये किसान जो है बेलों से अंगूर इकट्ठे कर रहा है। अगला जो प्राथमिक व्यवसाय है वो है लकड़ी काटना। ये भी मानव का एक प्रमुख प्राथमिक व्यवसाय रहा है। इसमें वनों से लकड़ी काटना, उसके लट्ठे बनाना और उन्हें आरा मशीनों तक भेजना, ये कार्य शामिल किए जाते हैं। तो ये कुछ पिक हैं भारत में लकड़ी व्यवसाय, अमेरिका में लकड़ी व्यवसाय। तो वहाँ अमेरिका में ज़्यादा टेक्नोलॉजी का, मशीनों का उपयोग किया जा रहा है और हमारे यहाँ मानव द्वारा स्वयं द्वारा ज़्यादा किया जाता है। उष्ण कटिबंधीय वनों के प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं? गर्म प्रदेशों में सागवान, महोगनी, चंदन, रोजवुड ये हैं। इनका उपयोग किस में किया जाता है? इमारती व फर्नीचर बनाने में किया जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में कौनधारी वनों की जो मुलायम लकड़ी होती है उससे लुगदी, कागज और पैकिंग का सामान बनाया जाता है। तो इस प्रकार लकड़ी से व्यवसाय किया जाता है। अगला जो है व्यवसाय है वो है खनन। जिन स्थानों में खनिज पाए जाते हैं वहां पर ये खनन व्यवसाय किया जाता है, यानी खानों से खनिजों को खोद कर निकालना और उनकी प्रोसेस सब इसमें शामिल की जाती है। ये किसी देश की प्राकृतिक संपदा होते हैं, यानी खनिज जो है प्राकृतिक प्रदत्त साधन होते हैं। उसमें लोह धातु सबसे अधिक उपयोगी है। कोयला व पेट्रोलियम शक्ति का आधार स्तंभ है। कोयला और पेट्रोलियम जो है ये शक्ति के मूल स्तंभ है, आधार है। अनेक लोह पूरक व अलोह धातुएं किसी भी राष्ट्र के औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक हैं। ये कुछ पिक हैं भारत में कोयला खनन और अफ्रीका में तांबा खनन। खनिजों का वर्गीकरण। तो खनिजों का वर्गीकरण ये रेखा चित्र के माध्यम से समझाया गया है। धात्विक खनिज, जिन खनिजों में धातु पाई जाती है वो धात्विक खनिज, अधातु खनिज जिसमें धातु नहीं होती है वो अधात्विक खनिज, और तीसरा ईंधन खनिज। धात्विक खनिज को भी दो भागों में बांटा गया है, यानी लोह युक्त जो धातु होती है वो लोह धात्विक और जिसमें लोहा नहीं होता है वो अलोह धात्विक। तो लोह युक्त धात्विक खनिज लोहा है, निकिल है, मैग्नीज है। अलोह धात्विक में तांबा, सीसा, जस्ता और एल्यूमिनियम ये है। और अधात्विक खनिज इसमें इमारती जो पत्थर है जिसमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट ये हैं। इसके अलावा रासायनिक जो है अधात्विक खनिज उसमें नमक, अब्रक, जिप्सम और रतन जिसमें सोना, चांदी, प्लेटिनम ये महंगी अधात्विक खनिज हैं। ईंधन खनिज इसमें कोयला, पेट्रोलियम और गैस ये शामिल है। तो भूपटल में वर्तमान में देखा जाए तो 1600 से अधिक खनिज पाए जाते हैं। इनमें से लगभग 200 खनिजों का उत्पादन औद्योगिक उपयोग के लिए किया जा रहा है। आधुनिक औद्योगिक अर्थतंत्र के लगभग 80 जो खनिज पदार्थ हैं वो आवश्यक समझे जाते हैं, यानी कि किसी भी देश के विकास के लिए इतने खनिजों का खनन होना और उनका उपयोग होना आवश्यक है। खनिज पदार्थों को प्रधानतः 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इस रेखा चित्र में अपने जिक्र किया है। खनिजों का वितरण देखो, इस सारणी में दे रखा है कि कौन कौन से देशों में खनिज कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश जो है खनन, प्रसंस्करण एवं शोधन कार्य से पीछे हट रहे हैं क्योंकि इसमें श्रमिक की लागत अधिक आती है, जबकि विकासशील देशों में इस प्रकार के खनन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। श्रमिक शक्ति के बल पर अपने देशवासियों के ऊंचे रहन सहन को बनाए रखने के लिए खनन कार्य को महत्व दे रहे हैं। अब जो है अभ्यास प्रश्न, कौन कौन से प्रश्न जो है हमने इस पाठ में पढ़े हैं उसी में से सबसे पहले जो है बहुचयनात्मक प्रश्न। बहुचयनात्मक प्रश्न में तो सबसे पहले जो है निम्न में से कौन सी
जनजाति उत्तरी साइबेरिया में रहती है। उत्तरी साइबेरिया में कौन सी जनजाति रहती है? सेमोयड, तुंग, याकूत, एस्किमो। उत्तरी साइबेरिया में रहती है एस्किमो। निम्न में से कौन सा कार्य प्राथमिक व्यवसाय नहीं है? तो आर्केड, संग्रहण, मछली पकड़ना ये सब प्राथमिक व्यवसाय है, जबकि विनिर्माण जो है ये प्राथमिक व्यवसाय नहीं है, ये द्वितीयक व्यवसाय है। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल का मतलब पहले उसकी पौध तैयार की जाती है, फिर उस पौध को दूसरी जगह रोपा जाता है। तो कौन कौन सी इसमें से कौन सी फसल रोपण नहीं है? चावल, गन्ना, चाय ये सब रोपण है। गेहूं को नहीं रोपा जाता है, यानी एक बार जहाँ बोते हैं वहीं से उसकी कटाई होती है। निम्न में से कौन सी कृषि का प्रकार विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया था? यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किसका किया गया था? ये जो रोपण कृषि है इसका इन्होंने किया था। अगला जो है, निम्न प्रदेशों में से किसमें वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो प्रेरी क्षेत्र, पंपास, डाउन्स ये सब हमने पढ़े थे। ये सवाना जो क्षेत्र है यहाँ पर इस प्रकार की जो अनाज कृषि नहीं की जाती। व्यापारिक स्तर पर लकड़ी काटने का व्यवसाय कौन से क्षेत्र में किया जाता है? तो ये जो है कौणधारी वन क्षेत्र, इसमें अपन ने पढ़ा था, यहाँ व्यापारिक स्तर से लकड़ी काटने का काम किया जाता है। अब जो है अति लघुतरात्मक प्रश्न, विश्व में पाए जाने वाले 2 शीतोष्ण घास के मैदानों के नाम लिखिए। तो कोई भी 2 लिख दो। यूरेशिया में अपन ने पढ़ा था स्टेपीज, और अमेरिका में प्रेरीज। तो ये 2 घास के मैदान हो गए। ब्राजील में कहवा के बागानों को क्या कहा जाता है? हमने पढ़ा था फेजेंडा। मछलियों की लगभग कितनी किस्में व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है? तो लगभग 1000 के करीब जो किस्में हैं वो व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गहन निर्वहन कृषि के मुख्य प्रकार तो हमने पढ़े थे चावल प्रदान और गेहूं प्रदान, ये 2 प्रकार पढ़े थे। चावल प्रदान और गेहूं प्रदान। अब अगला जो है लघुतरात्मक प्रश्न, प्राथमिक व्यवसायों के कोई 4 उदाहरण बताइए। तो आकेट है, संग्रहण है, मछली पकड़ना है, पशुचारण है, ये हमने पीछे पढ़ा था, तो उसमें पार्ट में थोड़ा वापस गौर करना। पूरे टू द पॉइंट मैंने नोट्स दिए हैं पीपीटी के माध्यम से, तो इनका अध्ययन करना। ये वीडियो ही नहीं है, साथ साथ में नोट्स भी कंप्लीट इस पार्ट के आपको मिल रहे हैं इसी वीडियो के अंदर। व्यापारिक पशुपालन के क्षेत्रों के नाम बताइए। तो व्यापारिक पशुपालन जो है क्षेत्र हमने पीछे पार्ट में पढ़ा है, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि। ट्रक कृषि का क्या अर्थ है, इसकी मुख्य विशेषताएं, ये पूरा पीछे अपने चैप्टर में अध्ययन किया था, वहाँ से देखना थोड़ा। बागायती कृषि की मुख्य विशेषताएं, ये भी अपने पूरा चर्चा कर ली थी। बागायती कृषि, खनिज कार्य को प्रभावित करने वाले कारक, ये पूरा निबंधात्मक प्रश्न, विश्व के प्रमुख कृषि प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो अपन ने जो भी कृषि प्रकार पढ़े क्षेत्र के, उनका संक्षेप में वर्णन करना है। पशुचारण व्यवसाय पर एक लेख लिखिए। तो पशुचारण जो व्यवसाय संबंधित हमने डिटेल से पढ़ा था, उसका पूरा वर्णन करना है डिटेल से।
मानव के प्रमुख आदिम व्यवसायों का विवरण दीजिए। यानी आदिम समय में कौन कौन से व्यवसाय किए जाते थे उनका वर्णन हमें करना है। इसमें कौन कौन से हैं? आकेट है, संग्रहण है, मछली पकड़ना है, पशुचारण है, कृषि है, लकड़ी काटना है। ये आदिम व्यवसाय हैं। धन्यवाद मित्रों। मेरे वीडियो को लाइक व शेयर करना और उनियन क्लासेस एडुटेक जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करना। आपकी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखना। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।